हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को लिया है वह आपका जो रीट 2011 का पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो दोस्तों, अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों रीट में क्या होता है कि बहुत से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से आते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके पहले जितने भी पेपर हुए हैं आपके, जैसे 2012 का, 2015 का, 2017 में जो हुआ है, तो उन सभी प्रश्नों को हमने करवा दिया अपने चैनल पर, तो आप वह भी देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं कि 2011 में प्रश्न आया था उसमें कौन कौन से प्रश्न आपके आए थे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका है कि एकल परिवार से तात्पर्य है। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न ही पूछा गया था कि परिवार से टॉपिक, और पूछा गया है कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, या परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हैं, या संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे और उनके माता पिता एवं दादा दादी हैं, केवल पति पत्नी हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो एकल परिवार का क्या तात्पर्य हो जाएगा, तो वह हो जाएगा ऐसा परिवार जिसमें माता पिता हों और उनके बच्चे हैं, तो ऐसे परिवार को हम लोग एकल परिवार कहेंगे। और वहीं पर अगर दोस्तों आपके माता पिता के साथ आपके दादा दादी भी रहते हैं तो वह एकल परिवार में नहीं आएगा। तो इसको याद रखिएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि तंबाकू की आदत किससे होती है। तो तंबाकू की जो आदत होती है, लोग तंबाकू क्यों खाते हैं, किसके कारण आदत पड़ती है। ऑप्शन है कोकीन, कैफीन, या निकोटीन, या हिस्टेमिन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो तंबाकू पादप जो है वह निकोटीना टोबैकम और जो है कि कूल सेलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त होता है, और इसमें जो आपका पाया जाता है वह निकोटीन पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तंबाकू में आपका निकोटीन पाया जाता है, जिसके के कारण जब लोग तंबाकू खाते हैं तो इसकी उनको आदत पड़ जाती है, और वह जो है कि बिना तंबाकू खाए नहीं रह पाते हैं। तो यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका आया था कि भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह की योग्य और न्यूनतम आयु क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत में लड़के और लड़कियों की योग्य और न्यूनतम आयु आपका क्या है, तो लड़कों के लिए 21 वर्ष है और लड़कियों के लिए आपका 18 वर्ष है। तो इसको याद रखिएगा, ये वाला विकल्प सही होगा। लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष जो है आयु होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। खनन है, बेकरी है, मुर्गी पालन है, या कृषि है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वह कृषि पर डिपेंडेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में जो है कि वह कुल क्षेत्रफल का 55 से 60% भाग पर कृषि होती है, तो इसलिए डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। मुख्य व्यवसाय यही है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर कारखाना शक्कर बनाने का नहीं है। ऑप्शन है कोसोरा या पटन में, या उदयपुर में, या निम्बा ढेड़ा में, या भोपाल सागर में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा निम्बा हेड़ा। जी हाँ दोस्तों, निम्बा हेड़ा में आपका जो है वह शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। इसके अलावा आपका हो गया उदयपुर, हो गया भोपाल सागर, हो गया, यहाँ पर जो है कि शक्कर बनाने का कारखाना है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ठगी अथवा अनुचित व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। तो देखिए, ठगी का शिकार होने पर या अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमको कहाँ पर शिकायत करनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण मंच को, या जिला मुख्यालय को, या तहसील को, या ग्राम पंचायत को।
तो देखिए दोस्तों, अगर आप ठगी का शिकार हो गए हैं तो उसका जो है कि शिकायत आप उपभोक्ता संरक्षण मंच को कर सकते हैं। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा अगर हम बात करें तो राज्यसभा में जो है वह कुल 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 सदस्यों को जो है वह राष्ट्रपति आपके मनोनीत करते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सही आंसर जो है वह प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना द्वारा जिला उद्योग केंद्र जो है उसमें जो है कि आपका जो है कि उसके तहत शहरी और ग्रामीण युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है। जी हाँ दोस्तों, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है। अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, चीन में है कि भारत में है। तो देखिए, अधिकतम ट्यूबवेल की बात करें तो यह आपका भारत में है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प सही है। और भारत में भी सबसे ज़्यादा जो ट्यूबवेल हैं वह आपके उत्तर प्रदेश में है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो गणगौर का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, किस दिन मनाते हैं। ऑप्शन है चैत्र शुक्ल तीज को, श्रवण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को या चैत्र शुक्ल नवमी को। तो देखिए, गणगौर का त्यौहार जो मनाया जाता है या चैत्र शुक्ल तीज को मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आया था कि राजस्थान में झीलों की नगरी है। तो राजस्थान में झीलों की नगरी किसको बोला जाता है। ऑप्शन आपका दिया गया है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो झीलों की नगरी जो हम लोग बोलते हैं वह उदयपुर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो झीलों की नगरी उदयपुर को बोला जाता है। वहीं पर बात करें जयपुर की तो जयपुर को आपको गुलाबी नगरी बोलते हैं, पूर्व का पेरिस बोला जाता है, सिटी ऑफ आइसलैंड भी बोला जा रहा है, इसी को रत्न नगरी भी बोलते हैं, हेरिटेज सिटी भी जो है वह जयपुर को बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। वहीं पर अगर दोस्तों हम बात करें जोधपुर की तो जोधपुर को जो बोला जाता है वह आपका सूर्य नगरी बोलते हैं, ब्लू सिटी भी बोलते हैं, पश्चिम राजस्थान का प्रदेश भी बोलते हैं, तो इसको याद रखेंगे। और अजमेर की बात करें तो भारत का मक्का बोला जाता है अजमेर को, और जो है कि राजस्थान का हृदय स्थल भी बोलते हैं और घड़ियों का शहर भी बोला जाता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विजय स्तंभ किसने बनवाया। तो विजय स्तंभ के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण करवाने वाले थे वह आपके महाराजा कुंभा थे। जी हाँ दोस्तों, महाराणा कुंभा ने जो है वह आपका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें जो है कि 9 मंजिला स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का जो है कि विश्व कोश कहा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आया था, देखिए यहाँ पर जो है कि आपसे यातायात संकेत के बारे में पूछा गया है कि यह किसका संकेत है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो है यातायात संकेत के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यातायात संकेत से एक प्रश्न जरूर आएगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा, तो यातायात संकेत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यातायात संकेत का अर्थ है, तो इसका जो है कि आपका क्या अर्थ है, किस चीज़ का संकेत है। तो ऑप्शन आपका क्या है, वह है सकरी पुलिया। जी हाँ दोस्तों, कहीं पर अगर सकरी पुलिया रहती है तो इस तरह का जो है कि आपका बनता है संकेत, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि एटीएम का पूरा रूप है। तो एटीएम का पूरा फुल फॉर्म क्या है आपका। तो एटीएम को जो हम लोग बोलते हैं वह आपका बोला जाता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जी हाँ दोस्तों, एटीएम को क्या बोलते हैं,
ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोला जाता है। और जो है कि यह एक स्वचालित मशीन होती है। और इसका मुख्य कार्य आपका क्या होता है, तो मुख्य कार्य होता है कि बैंकों के ग्राहकों को जो है वह 24 घंटा जो है कि नकदी कैश उपलब्ध वगैरह करवाना होता है। तो इसको तो आप जानते हैं अच्छे से। अगला प्रश्न आपका है कि कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं। तो कंप्यूटर के माध्यम से जो हम लोग संदेश भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, एसएमएस बोलते हैं, फैक्स बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं या टेलीग्राम बोलते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इसको ईमेल बोला जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डेंगू रोग का वाहक है। तो डेंगू रोग का वाहक आपका क्या होता है, तो डेंगू रोग का जो वाहक है यह आपका एंडीज मच्छर होता है। जी हाँ दोस्तों, डेंगू रोग का वाहक आपका एंडीज मच्छर होता है। और डेंगू को जो इसको हो जाता है उसको जो है कि हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। और इस रोग को जो है कि एंडीज जो है कि मादा मच्छर के काटने से होता है। इसमें आपको अगर डेंगू रोग होगा तो आपको बुखार आएगा, ठंड लगेगा, मांसपेशियों व जोड़ों में आपको बहुत तेज़ी से दर्द होगा, कमजोरी आपको महसूस होगी और भूख नहीं लगेगा, चक्कर आएगा और प्लेटलेट आपका ऑटोमेटिक बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। तो यह तो आप जानते होंगे, अभी 2-3 साल पहले बहुत ही बृहद रूप में भारत में डेंगू फैला था। तो यह काफ़ी खतरनाक जो है कि आपका बुखार आता है इसमें, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। तो मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है, अमाशय है, यकृत है, आंत है कि वृक्क है। तो मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला की अगर हम बात करें तो वह आपका यकृत है। जी हाँ दोस्तों, यकृत जो है कि जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसको भी याद रखिएगा। यकृत जो होता है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसका वजन जो है वह 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो के बीच होता है। और इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार का एक छोटी सी थैली होती है जिसको कि पित्ताशय बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना या पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। तो देखिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह है पल्स पोलियो का संपूर्ण जो है कि उन्मूलन करना। तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कश्मीरी चोगा कहलाता है। तो कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है, फिरन जो है कि अंगरखी या बुगतरी या अचकन। तो देखिए अगर हम बात करें कश्मीरी चोगा के बारे में तो उसको फिरन बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं, तो उसको फिरन बोलते हैं। और फिरन जो होता है यह जम्मू कश्मीर में पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनने वाला ढीला ढाला जो है कि कपड़ा होता है, उसी को जो है कि हम लोग फिरन बोलते हैं। तो इसको याद रखेंगे। वहीं पर जो दोस्तों अगर हम बात करें अंगरखी के बारे में, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। तो जो अंगरखी है यह शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। और बुगतरी की बात करें तो यह जो है कि अंगरखी को ही दूसरे नाम में हम लोग बुगतरी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुत्ता मछली का आवास है। तो कुत्ता मछली का आपका आवास क्या है, नदी है, तालाब है, झील है कि समुद्र है। तो देखिए कुत्ता मछली की बात करें तो कुत्ता मछली का जो है आपका वैज्ञानिक नाम आपका स्कालियोडोन होता है। और जो है कि इसका जो आवास होता है यह समुद्र होता है। तो इसको याद रखिएगा, डी वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है सीएनजी का पूरा रूप है। तो सीएनजी का पूरा रूप क्या है, ऑप्शन है कॉमन नेशनल गैस, कॉमन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो देखिए अगर हम बात करें सीएनजी की तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जी हाँ दोस्तों,
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसको बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, या 15 जून से 21 जून तक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो वन्य जीव सप्ताह दिवस जो मनाते हैं वह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाते हैं। तो इसलिए ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य पशु क्रमशः हैं। तो देखिए अगर हम बात करें राज्य वृक्ष की, तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है यह आपका क्या है? तो वह खेजड़ी है। वहीं पर अगर हम राज्य पक्षी की बात करें तो क्या हो जाएगा? गोडावड़ हो जाएगा। और राज्य पशु की बात करें तो चिंकारा हो जाएगा। तो यह ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो वह आपका क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा ठोस। जी हाँ दोस्तों, ठोस में जो आपके अणु होते हैं पदार्थ के वह काफ़ी नज़दीक होते हैं। वहीं पर द्रव में जो है कि वह थोड़ा उससे दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा, और गैस में तो काफ़ी दूर होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, दिया गया है कि कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है टाइगर स्टेट के नाम से किसको जानते हैं? ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है उसको हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आया था, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? तो अधिकतम वेग किसका होता है? हवा का, जलधारा का, ध्वनि का या प्रकाश का? तो देखिए अगर हम बात करें तो सबसे तेज जो वेग होता है वह प्रकाश का होता है। इसको याद रखिएगा। प्रकाश का वेग निर्वात में जो है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न है, सौर सेल द्वारा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो कैसे बदला जा सकता है, क्या है? तो सौर सेल द्वारा जो है कि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा। तो देखिए सौर सेल द्वारा हम लोग जो है वह प्रकाश ऊर्जा को जो है कि विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न आपका आया था कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वह आपके नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि आपका 78% के आसपास पाई जाती है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन मिलता है जो कि 20.95% पाया जाता है। और उसके बाद आपका ऑर्गन होती है 0.93%। और उसके बाद जो है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि 0.03% होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, पौधे हैं कि यूरेनियम है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय जो स्रोत है वह आपका पौधे हैं। जी हाँ दोस्तों, सी वाला विकल्प सही है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत आपका पौधे हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत मिलती है। तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में या मेसोस्फीयर में? तो देखिए अगर हम बात करें ओजोन परत की तो यह जो आपका पाया जाता है यह आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ओजोन परत आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है।
बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ओजोन परत हमारी क्या करती है कि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे कि जो है कि हमको हमारी रक्षा करती है। नहीं तो अगर पराबैंगनी किरणें धरती तक आती तो बहुत से लोगों को जो है कि त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इतने प्रश्न आपके जो है वह रीट 2011 का जो पेपर हुआ था लेवल 1 का, उसमें इतने प्रश्न आपके पर्यावरण अध्ययन से आए थे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएं। और दोस्तों रीट में क्या होता है कि बहुत बार जो है कि प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, तो इसलिए अगर आपके एग्ज़ाम में इस 1-2 प्रश्न तो जरूर आ जाएगा और डायरेक्ट यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो जो इससे रिलेटेड प्रश्न है वह बन सकते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। हम अपने चैनल पर 2011 का, 2012 का, 2000 उसके बाद 15 का, 2017 का, 2021 का, 22 का, जितने भी पेपर हुए हैं रीट के सभी पेपर का एनालिसिस करवाया है। तो आप हमारी चैनल पर जा कर के वह वीडियोस भी देख लीजिए, जिससे कि एक अच्छी तैयारी आपकी हो सके। दोस्तों आप यकीन मानिए कि अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेते हैं अच्छे से और जितने भी टॉपिक से प्रश्न आए हैं उन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो गारंटी मानिए कि 20 से 25 नंबर तो आपको ज़रूर बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी तैयारी 70 से 80 नंबर की है तो आप जो है कि 100 से 110 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपकी तैयारी 90 से 100 के बीच में है तब आप 120 से 125 तक स्कोर कर सकते हैं। लेकिन वह तभी होगा दोस्तों जब आप जो है कि प्रीवियस ईयर को अच्छे से तैयार करें। जिस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ जाइए। यकीन मानिए कि इस बार रीट एग्ज़ाम में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।